बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उस पे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पहुंच आए हैं और वो है सेक्शन 182A, रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। इसके बड़े इश्यूज आते रहते हैं। रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट कि जब रिटर्न आप ड्यू डेट में नहीं फाइल करते तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। फिर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं रहते। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं रहते तो आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो उसमें आपको हायर रेट लगते हैं, या लेट फाइलिंग के रेट लगेंगे या नॉन फाइलर के रेट लगेंगे। आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक में से आप पैसे निकलवाएंगे तो आपका उस पर टैक्स कटेगा। गाड़ी लेने जाएंगे तो उसमें आप लेट फाइलर नॉन फाइनल आ रहे होंगे। तो इसलिए जो लोग ऑन टाइम रिटर्न नहीं करवाते, विद इन ड्यू डेट रिटर्न नहीं करवाते, हालांकि 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक 3 महीने आपके पास हैं और 3 में से फिर 1 महीने की गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे देती है और 4 महीनों में भी वो रिटर्न अपनी ऑन टाइम नहीं करवा सकते, जिसके लिए उनको प्रॉब्लम्स होती हैं लेट फाइलिंग करवाने में। और फिर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या इस तरह से कुछ हो रहे होते हैं तो फिर अक्सर वो क्वेरीज आ रही होती हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये टैक्स ज़्यादा लग रहा है हमें। तो उसकी वजह यह है कि वो आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करवाते। तो इसके बारे में ला क्या कहता है 182 का सब सेक्शन 1 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस वेयर अ पर्सन फेल टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर वेयर a person to fail to file a return of income under section 114 by the due date specified in section 118 or by the date extended। जो मैंने आपको बताया कि अब सितंबर 30 सितंबर तक की डेट है। अभी जो साल 2025 की रिटर्न फाइल करनी है आपने 1 जुलाई से आप कर सकते हैं इसको 30 सितंबर 2025 तक। लेकिन इसमें एक और भी एक्सटेंशन भी आ सकती है, जो डेट एक्सटेंडेड की बात की है। तो उसमें अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 214 आर एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर अंडर सेक्शन 119 एज द केस में बी ऑफ सच पर्सन शेल। तो वो पर्सन को क्या होगा, ये तो वो आगे अगर वो ये काम नहीं करता, वो पर्सन जो है क्लास ए कहती है नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट फॉर द ईयर फॉर विच द रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। तो जिस साल में उसने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं की वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं रहेगा, जिसको ATL आप कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसमें वो नहीं रहेगा। इसकी एक प्रोविजन दी गई है, प्रोवाइडेड दैट विद प्रोजुडियस टू एनी अदर लाइबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस द पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट इफ द पर्सन पेज द सरचार्ज एट रुपीज़। हाँ, अगर वो पर्सन जो है रिटर्न फाइल कर देता है और फिर कुछ सरचार्ज पे कर देता है तो देन उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ले आया जाएगा। और फिर वो सरचार्ज क्या क्या हैं उनके बारे में बताया गया है। सब क्लास 1 है 20,000 इन केस ऑफ कंपनी, कि कंपनी वाला अगर लेट करता है तो सिर्फ लेट का जो सरचार्ज एक्टिव में जाने के लिए होगा 20,000 पड़ेगा। तो इसलिए आप अवेयर रहें, क्योंकि कंपनीज़ के लिए तो 6 महीने का टाइम है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम है। 10,000 इन केस ऑफ एसोसिएशन पर्सन, अगर कोई फर्म है AOP है तो उसके लिए 10,000 है। और 1,000 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए 1,000 का चालान जमा करवाएंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से आपको पता है कि लेट फाइलिंग का भी कंसेप्ट आ गया था, तो लेट फाइलर में होंगे तो उसका और टैक्स का रेट बन जाता है। इसके रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर रिमूवल द डाउट it is clarified that the provision of this section shall apply from tax year 2018। ये प्रोविजन 2018 से स्टार्ट हुई हैं एंड ऑनवर्ड फॉर विच द फर्स्ट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इज टू बी इशूड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2019 में की गई थी एंड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 एंड। अब ये तो हो गई कि रूल्स जो थे 2002 के उसके तहत एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जारी की गई थी और उसमें जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं उनके लिए ये प्रोसेस था कि वो सरचार्ज जमा करवा के एक्टिव हो जाएंगे। अब क्लास B इसकी क्या है जी, क्लास A हमने पढ़ी कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा और उसमें सरचार्ज पे करेगा तो आ जाएगा। क्लास B है नॉट बी अलाउड फॉर द टैक्स ईयर टू कैरी फॉरवर्ड एनी लॉस अंडर पार्ट
पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 6। अब जो रिटर्न फाइल नहीं करता विद इन ड्यू डेट, तो वो अपना जो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करके उसने लाना था, वो उसको लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा। नॉट बी इशू रिफंड ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड एन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, ATL में नहीं है, तो उसको रिफंड कतन नहीं दिया जाएगा। क्लास डी है, नॉट बी इंटाइटल टू एडिशनल पेमेंट फॉर डिलेड रिफंड अंडर सेक्शन 171 एंड द पीरियड ऑफ पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट shall not be counted for the computation of additional payment for delayed refund। एक लॉ है कि अगर आपका रिफंड सैंक्शन हो जाता है और वो डिले है, डिले रिफंड का आपको काइबर प्लस कुछ रेट लगा के तो आपको उस डिले रिफंड का सरचार्ज दिया जाता है। लेकिन अगर आप जिस पीरियड में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होंगे तो वो उस पीरियड का आपको वो डिले रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 182A के आप रिटर्न अगर टाइम पे नहीं फाइल करते तो उसमें क्या होगा। तो सेक्शन 183 है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। लो जी, किस किस को पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज से एग्जेम्पशन मिल जाती है, ये तो बड़ा अच्छा सेक्शन है 183। द फेडरल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट आर द बोर्ड बाई एन ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग exempt any person or any class of person from payment of whole or part of the penalty and default surcharge payable under this ordinance subject to such conditions and limitation as may be specified in such notification or the case may be the order। यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर जो है जिसको चाहे उसको एग्जेम्प्ट कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर नहीं सॉरी, जिसको चाहे उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पेनल्टी एंड डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, और जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जिसकी कंडीशन और लिमिटेशन दी हुई हैं, अगर उसको कोई फिल करता है तो उसको इसमें से निकाल दिया जाएगा। जी, ये हमारा ख़त्म हो गया जी चैप्टर 10। अब सॉरी चैप्टर 10 का प्रोसीजर जो था पार्ट 10 ख़त्म हो गया। अब पार्ट आ गया है जी 11, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। पिछले में हम पढ़ रहे थे ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ कि किसको कोई ऑफेंस करता है तो उसको पेनल्टीज़ क्या लगेगी। अब आ गया है जी ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन आपको पता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनको इम्प्रिजनमेंट होती है, तो वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसको, जो कौन से ऑफेंस हैं जिनकी वजह से प्रोसिक्यूशन हो सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक ऑफेंस हैं कि एक वाइट कॉलर बंदा जो है, बिजनेसमैन है, उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बाकी दोस्तों में भी कन्वे करें, और ऑफिसर जो हैं उनको भी इन चीज़ों का पता लग रहा है कि वो किस तरह से प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉपर ऑफेंसेस कोई करते हैं। तो आपको भी बता रहा हूँ कि ऑफेंसेस से दूर रहें और ट्रू एंड फेयर टैक्स आप पे करें ताकि प्रोसिक्यूशन से बच जाएं। सेक्शन है 191, प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लाइंस विद द सर्टन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कि जो कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं आपने पूरी करनी हैं, आप पे लागू हैं, वो पूरी अगर आप नहीं करते, उसको नॉन कंप्लाइंस करते हैं, तो फिर क्या होगा कि उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। वो क्या है, लॉ कहता है, सब सेक्शन 1 है, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज फेल टू, कि कोई पर्सन है तो उसके पास कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, वो किस चीज़ में फेल होता है, ये नीचे क्लासेस दी गई हैं, जिसमें एक नंबर है ए है, कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114। 114 का सब सेक्शन 3 और 4 का नोटिस है, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 का नोटिस है, और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 116 का नोटिस है कि कोई बंदा किसी को नोटिस दिया जाता है और वो उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, उसका जवाब नहीं देता, उसको सीरियस नहीं लेता, या पे एडवांस टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 147, एडवांस टैक्स जो 147 के तहत पेएबल था वो नहीं पे करता, कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन अंडर पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर 12 टू कलेक्ट, डिडक्ट एंड पे अ टैक्स टू द कमिश्नर, और जिसका काम है कि वो टैक्स विद हेल्ड करे, डिडक्ट करे और फिर गवर्नमेंट को जमा करवाए, लेकिन वो नहीं करवाता, इस पे नहीं करता, या फर्निश अ पार्टिकुलर्स ऑफ अ कंप्लीट और एक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ द पर्सन मेंशन इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 165।
तो या फिर वो उसमें जो 165 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट देनी है, उस विद होल्डिंग स्टेटमेंट में जिससे उसने विद हेल्ड किया या डिडक्ट किया उसके पूरे पार्टिकुलर्स नहीं देता। कंप्लाई विद द नोटिस सर्व अंडर सेक्शन 140 एंड 1 यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए 176 का नोटिस गया है तो वो उसका रिप्लाई नहीं करता। आर कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 141 की जो है वो कंप्लाइंस नहीं करता। या प्रोवाइडेड अ रीजनेबल फैसिलिटी एंड असिस्टेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 175 के जो आपका चेक करने आए हैं, रिकॉर्ड चेक करने आए हैं और उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं देता, फैसिलिटेट नहीं करता ऑफिसर्स को। डिक्लेयर अ बिजनेस बैंक अकाउंट इन द रजिस्टर्ड फॉर्म आर अपडेट द रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ द रिटर्न आर द वेल्थ स्टेटमेंट, या के जो बैंक अकाउंट अपना या अपडेटेड बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो नहीं करता। इंटीग्रेट इन द बिजनेस विद द बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम, बोर्ड के कंप्यूटराइज सिस्टम में आजकल इंटीग्रेशन का आपको पता है काफ़ी इशू चल रहा है। सेल्स टैक्स वाले सब लोगों को उन्होंने सेक्शन SRO 709 के तहत कहा है कि सारे लोग अपने आप को इंटीग्रेट करवाएं और वो डेट भी दे गई है 1 अगस्त से कंपनीज ने जाना था और 1 अगस्त से नॉन कंपनीज ने जाना था और 1 जुलाई से कंपनीज ने करनी थी, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है। अभी तक उसकी कोई ज़्यादा नहीं आए लोग इसमें इंटीग्रेट किया है, तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ हैं, उसके लिए पेनल्टीज़ भी आपने देखा बहुत ज़्यादा थी और प्रोसिक्यूशन भी है। या फिर जनरेट अ टैक्स इनवाइस वेरीफाइएबल बाय द बोर्ड सिस्टम, जनरेट करता है अनवाइस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ बोर्ड सिस्टम से। शेल कमिट एन ऑफेंस, अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है करेगा ऑन कन्विक्शन विद द फाइन आर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उसको इम्प्रिजनमेंट की जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी वो सज़ा मिलेगी, उसको कैद हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, इसमें कोशिश करें कि कन्विक्शन ना करें ताकि आपको पेनल्टीज़ और इम्प्रिजनमेंट से बच सकें। सब सेक्शन 2 है, इफ़ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लास A ऑफ सब सेक्शन 1 फेल्स विदाउट reasonable excuses to furnish the return of income wealth statement to which the offence relate within the period specified by the court, the person shall commit a further offence punishment or conviction or fine not exceeding 50,000 rupees or imprisonment for the term not exceeding the 2 year or both। तो अगर वो अपनी प्रॉपर रिटर्न इनकम टैक्स में वेल्थ स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं फाइल करेगा तो उसको ये है कि कोर्ट इम्प्रिजनमेंट भी देगी और 50,000 का फाइन भी होगा, तो जो कि 2 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सेक्शन है 191A, प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, कि रिटर्न में जो आप इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है लेकिन रिटर्न में आप नहीं करते, आप फेल हो जाते हैं, तो उसकी क्या सज़ा है। एक कंपनी इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बैंकिंग कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सबको मिला के फेल्स टू फुली स्टेट ऑल द रेलेवेंट पार्टिकुलर्स आर इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द टैक्स पेयर, के टैक्स पेयर जो है रिटर्न के मुताबिक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, पूरे कॉलम अपने नहीं फिल करता और कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हिडन रखता है, बताता नहीं है। क्लास B है, फर्निश अ ब्लैंक आर इनकम्प्लीट पार्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन द रिटर्न ऑफ द इनकम। ये एक दफ़ा मैं पढ़ा रहा था तो वो मैं बता रहा था, तो इस तरह से आपने अटैच करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो वो एक बीच में पार्टिसिपेंट कहता है कि सर अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट अटैच कर दें तो फिर भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आप इधर पढ़ सकते हैं कि उसकी क्या पेनल्टी है। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे तो वो उसमें आपको सिस्टम में वो फिर पेनल्टी नीचे आ रही है, मैं बताता हूँ कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी। या फिर अटैच करता है ब्लैंक और इनकम्प्लीट एन एक्सचर करता है स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेयर सच एन एक्सचर स्टेटमेंट और रिकॉर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी फील्ड शेल कमिट एन ऑफेंस, तो वो एक गलती कर रहा है, वो मुलजम बन जाएगा, पनिशेबल ऑन द कन्विक्शन विद द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी होगा, टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और बोथ, यानी कि या तो फाइन होगा या उसको
जेल होगी और जो 1 साल तक हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। तो इस तरह ये जो डंग टपाऊ काम करने वाले हैं या इस तरह से आपको मशवरे देने वाले हैं जी नहीं आप ब्लैंक भी करेंगे हो जाएगा, इनसे अवॉइड करें। तो ये तो वो फाइलर का भी कहते हैं ना कि रिटर्न फाइल करनी है तो वो ज़ीरो इनकम ज़ीरो एक्सपेंसेस डाल के रिटर्न करें तो आप फाइलर बन जाते हैं, और बहुत से लोग इस तरह से फाइलर बन जाते हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा इसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस जो हैं ये देख के तो मुझे भी खौफ आना शुरू हो गया है कि मैं क्या अपनी रिटर्न जो बहुत अच्छी तरह कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो आप भी जो लोग हैं इसमें वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, ऐसे गली मोहल्ले में वो अपने चंद टके बचाने के लिए अपने ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना ले बैठे। ले जी सेक्शन है 191B प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, कि आपने रजिस्ट्रेशन ऐसा पर्सन जिसको रिक्वायर्ड था कि वो रजिस्टर्ड हो लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो इस बंदे के लिए एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 99B हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, के उसको रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे लेकिन नहीं कर रहा, बट फेल्स टू डू सो शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल ऑन कन्विक्शन विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ आर अ फाइन आर बोथ। तो उस बंदे को जेल हो सकती है जो कि 6 महीने तक, या फाइन हो सकता है, या दोनों मिला के हो सकते हैं। तो जिसको रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी अपनी रजिस्टर्ड करवाए। सेक्शन है 192 प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन, कि आप वेरिफिकेशन जब करनी है किसी चीज़ की तो उसमें आप अपनी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो उसका क्या हाल है। कि जैसे कि वो वेरीफाई करते हैं, वो कहता है जी मैंने जो कुछ किया है वो सब बिल्कुल अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक ठीक डिक्लेयर किया है। अगर ये साबित हो जाए कि वो नहीं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, एनी पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट इफ़ एनी वेरिफिकेशन इन एनी रिटर्न आर अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि वेरिफिकेशन आती है ना तो उसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है कि जी सब कुछ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो अगर कहते हैं कि वो आप उसको वेरीफाई करते हैं और गलत करते हैं अंडर दिस ऑर्डिनेंस विच इज़ फॉल्स एंड विच द पर्सन नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, कि वो गलत है और बंदा समझता है कि वो गलत है, और डज नॉट बिलीव्स टू बी ट्रू, द पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल आर कन्विक्शन विद द फाइन। तो उसको पनिशेबल है, उसको कन्विक्शन भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है और फाइन भी होगा अप टू द 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपए तक फाइन होगा, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर आर मोर आर ईयर, 3 और बोथ यानी कि 3 साल से ज़्यादा तक नहीं बल्कि 3 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सिर्फ इस बात में करने के कि वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसलिए अवॉइड करें भाईजान, अवॉइड करें और ट्रू चीज़ें करें, कोशिश करें। सेक्शन है 192A प्रोसिक्यूशन फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कि इनकम आप कंसील कर रहे हैं, आपकी इनकम ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास पहुंच गई, एफबीआर के पास जो ऑफिसर्स हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से आपकी इनकम अगर ट्रू निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं, और आप उसको कंसील कर रहे हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। वेयर इन अ कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एनी पर्सन हैज़ आइदर in the said proceeding or in any earlier proceeding conceals income or furnish the inaccurate particulars of such income and revenue impact of such concealment or furnishing an inaccurate particular for such income in 500,000 rupees or more shall commit an offence punishable to conviction with the imprisonment up to 2 year or fine or both, कि आप अपनी इनकम जो है उसको कंसील कर रहे हैं, अपनी इनकम छुपा रहे हैं, टैक्स कम पे कर रहे हैं, और अगर वो आपकी इनकम जो आपने छुपाई है वो जो है 5 लाख तक की है, इम्पैक्ट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ सच इनकम, टैक्स नहीं बल्कि इनकम जो है 500,000 तक की है, 5 लाख तक की है, और वो आप उसको छुपा रहे हैं, आप टैक्स नहीं पे कर रहे, तो फिर आपको कन्विक्शन होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 2 साल तक, और फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 कंसीलमेंट ऑफ द इनकम आर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर इनकम शैल इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या आता है कंसीलमेंट में जी। नंबर 1 तो ये है कि आपने सप्रेशन ऑफ एनी इनकम आर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, कोई इनकम आपने सप्रेस कर ली है वो है। दी क्लेमिंग ऑफ एनी डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर फॉर इनएक्यूरेट, को आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो वो इनएक्यूरेट है, ठीक नहीं है। आर एनी एक्ट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 111 या 111 के 111 में कोई आप एक्ट कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा।
सब सेक्शन 192B है प्रोसिक्यूशन फॉर कंसीलमेंट ऑफ एनी ऑफ श्योर एसेट, कि अभी कोई कंसील किया है आपने, कोई ऑफ श्योर एसेट है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑफ श्योर का, तो एनी पर्सन हु फेल्स टू डिक्लेयर एन ऑफ शेयर एसेट, कोई किसी का ऑफ शेयर छुपाया हुआ एसेट है और उसको वो डिक्लेयर नहीं करता या किसी दूसरे के नाम पे है, दी कमिश्नर आर फर्निश्ड इनएक्यूरेट पार्टिकुलर एंड ऑफ शेयर, जहाँ गलत पार्टिकुलर्स दिए गए हैं उस एसेट के बारे में, एंड रेवेन्यू इम्पैक्ट ऑफ सच कंसीलमेंट आर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पार्टिकुलर इन 10 मिलियन रुपीज़, यानी कि वो 1 करोड़ का है या उसका आर मोर, shall commit an offence punishable on conviction with the imprisonment up to the 3 year or with the fine up to the 500,000। तो उस बंदे को या तो 5 लाख रुपया जुर्माना होगा या फिर उसको जेल होगी, तो जो जेल होगी वो भी 3 साल तक की होगी। तो ये बड़ी ख़तरनाक पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस जो प्रोसिक्यूशन के हमने पढ़े हैं, जिसमें जेल का कह कह के मुझे तो खुद भी डर लगना शुरू हो गया है कि मैं अपनी बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़े टाइम उस पर लगाता हूँ रिटर्न पे, और फिर वो जब मैं खोलता हूँ शुरू में करके तो कई महीने उस पर ऑब्ज़र्व करने के बाद करता हूँ, तो मुझे खुद इसमें डर लगना शुरू हो गया है कि अगर उसमें कोई भी गलती रह जाए तो ये कितनी इस पर ज़िम्मेदारी है। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं टैक्सेशन का नॉलेज हर बंदे तक पहुंचा दूं। मैं एफबीआर के ऑफिसर्स उन तक, कंसल्टेंट्स उन तक, स्टूडेंट्स उन तक, टैक्स पेयर जो मेन इसमें पार्ट हैं, शेयर होल्डर्स हैं आप या कह लें इसमें, उन तक हर किसी को मैं अपना नॉलेज जो है वो पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ट्रू एंड फेयर रिटर्न फाइल करें, कंसीलमेंट बिल्कुल ना करें, और उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो पूरे जमा करवाएं और किसी एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न जमा करवाएं। तो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।